नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। लालजी टंडन कई दिनों से बीमार थे। यूपी के लखनऊ में एक निजी अस्पताल में वो भर्ती थे। यही कारण था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया गया था। अब उनके निधन के बाद कई बड़े नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लालजी टंडन को उनकी समाज सेवा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाने में अहम रोल निभाया। वे जनता की भलाई के लिए काम करने वाले नेता थे। पीएम मोदी ने लिखा कि लालजी टंडन को कानूनी मामलों की भी अच्छी जानकारी रही और अटल जी के साथ उन्होंने लंबा वक्त बिताया। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एमपी के राज्यपाल के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा लगता नहीं था कि वो राज्यपाल हैं, वो परिवार के मुखिया जैसे थे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 1 साल से लगभग वो मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल थे। 1 साल में ही उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया था। कार्यकर्ताओं के हृदय में बस गए थे वो। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो गवर्नर हैं। प्रदेश को ये लगता था कि वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन लखनऊ के अस्पताल में हुआ। वे 40 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है, तो वहीं तमाम राजनीतिक लोग राज्यपाल लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की और पूरी कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया और इसके साथ ही एमपी में 5 दिनों तक राजकीय शोक की घोषणा की गई। आपको बता दें, हर मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्री वहां पहुंचे। उसके बाद मीटिंग हॉल में सीएम समेत सभी मंत्रियों ने राज्यपाल लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोक संतप्त परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। टंडन जी, हम स्मृतियों में आपको सदैव जीवित बनाए रखेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि वो सच्चे समाज सेवक थे। उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा। वो एक स्पष्ट वक्ता थे। आज की राजनीति में ऐसे विरले होते हैं। वो बिहार के राज्यपाल रहे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। एक लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा मायावती की सरकार बनाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ ही साथ में वहाँ के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक धरोहर को सहेजने में एक महत्वपूर्ण भूमिका लालजी टंडन जी की रही है। आज के राजनीति में ऐसे बिरले ही होते हैं कि जो स्पष्ट वक्ता के रूप में, साथ ही बिना लाग लपेट के बात करने वाले, और अंतिम समय में जब राजनीतिक के जीवन में
बिहार के राज्यपाल के रूप में एक महत्वपूर्ण दायित्व को उन्होंने संभाला। उसके बाद में मध्य प्रदेश के दायित्व को संभालते हुए उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद में स्वर्गाधीन हुए हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, साथ ही उस परिवार को असह्य दुख के सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो यूपी के जन नेता थे, मध्य प्रदेश के महामहिम थे। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, हम उन्हें पालक के रूप में देखते थे। देखिए, आज हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए तो एक दुखद समाचार है, क्योंकि लालजी टंडन जी हमारे महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित करते थे। साथ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के जन नेता थे। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से उन्होंने नेतृत्व किया है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो लोकसभा है लखनऊ रही है, वहाँ से भी सांसद के रूप में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चहेते नेताओं में से एक थे। लखनऊ के विकास के लिए भी उन्होंने अनेक योजनाएं और कार्य संपादित किए हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार में भी बतौर मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये हम सब के लिए बड़ा एक तरह से ये असहाय महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक पालक के रूप में हम लालजी टंडन जी को देखते थे। वो मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक की हैसियत से, वरिष्ठ राजनेता के हैसियत से और समय पर उचित संवैधानिक मार्गदर्शन देने की हैसियत से आज लालजी टंडन जी का स्थान अपने आप में एक रिक्त स्थान है, और इसके कारण हम लोग असहाय और अभाव महसूस कर रहे हैं कि इस कौन पालक के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करेगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो ओजस्वी वक्ता थे, अटल बिहारी वाजपेयी के भी करीबी थे। उन्होंने कहा कि वो चलती फिरती लाइब्रेरी थे। तो साथ ही उन्होंने कहा कि उनसे हमेशा पिता का प्यार मिलता रहा। उनके गवर्नर बनने के पहले से उनसे पुराना संबंध है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल लालजी टंडन जनसंघ के संस्थापक के सदस्यों में से एक थे। तो वहीं कांग्रेस पर पिछड़े वर्ग की राजनीति को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। मन बहुत आहत है। गवर्नर के रूप में नहीं, मेरा पूर्व से भी उनसे लंबा परिचय रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अपना अलग स्थान रखा। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से वो एक रहे। ओजस्वी वक्ता थे, तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे। पूज्य अटल जी के काफी करीबी थे। महामहिम बनकर भी जब वो मध्य प्रदेश में आए तो पितृवत स्नेह उनसे सदैव प्राप्त होता रहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पिछड़ों के पक्षधर रही है। कांग्रेस सिर्फ कहती है और भारतीय जनता पार्टी करती है। ये माननीय कमलनाथ जी या उनके लोग जो कह रहे हैं, इनसे पूछो कि अरुण यादव को चुनाव के एंड पहले क्यों हटा दिया था? क्या वो पिछड़े वर्ग से नहीं थे? आज तक कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया इनने? हमारे समय में तो बाबूलाल गौर पिछड़े वर्ग से आते थे और मुख्यमंत्री बने। माननीय उमा भारती जी पिछड़े वर्ग से आती थी और मुख्यमंत्री हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान पिछड़े वर्ग से आते हैं और मुख्यमंत्री हैं। सीरीज है। कांग्रेस बताए ना कुछ ऐसा। सिर्फ घड़ियालूआसी बहाना और पॉलिटिकल पाखंड करना पिछड़े वर्ग के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से सुभान सिंह सोलंकी का नाम काटा। कभी अर्जुन सिंह आ गए, कभी दिग्विजय सिंह आ गए। अभी तात्कालिक रूप से राज्यसभा के चुनाव में फूल सिंह बरैया जी को 2 दर्जे का बना दिया। क्यों? अगर इतने हितैषी थे तो वो क्यों नहीं जा सकते थे राज्यसभा में? छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने गांव टीला पहुंचकर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। तो साथ ही हरेली पर्व के प्रतीक औजारों की पूजा भी की और योजना के तहत लगाए गए पंडालों का निरीक्षण किया। इसके बाद गोबर बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया।
जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने वृक्षारोपण किया। आपको बता दें, गांव टीला पहुंचने पर जिला प्रशासन और ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया। महिला स्व सहायता समूह ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना का शुभारंभ हो चुका है। राज्य के बेलाईगढ़ क्षेत्र में गोबर की खरीद शुरू की गई। दरअसल बलौदाबाजार जिला के बेलाईगढ़ विधानसभा के गांव रोहिना में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई है और इस योजना के तहत किसानों को फायदा होगा, क्योंकि किसान का गोबर अब 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाने लगा है। विधायक जी आए थे आज और गोधन योजना का उद्घाटन हुआ है आज और गोबर खरीदी हो रहा है। अभी लगभग 2 कुंटल हो गया है। अभी आप मन गोबर कतक के बेचे हो? का रेट मिली? अच्छा, आप मन ला पैसा कैसे मिलना है, कुछ जानकारी दी से का? बस ने खाता नहीं तो कहीं से देख तू कागज पर ही दे हेलो, यहाँ गोबर से खाद बना के जो प्रोसीजर हो कौन करे थे? गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आदर्श गोठान ग्राम रोहिना में यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री का विशेष योजना के अंतर्गत यहाँ गोबर का खरीदी का कार्य किया जाएगा। गोबर 2 रुपए किलो प्रति के हिसाब से प्रत्येक किसानों से लिया जाना है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो समूह बना हुआ है और समूह द्वारा उस कंपोस्ट खाद का निर्माण करेंगे, जिसके अंतर्गत 10 महिला समूह यहाँ संचालित है और कंपोस्टिंग के लिए यहाँ गोबर के माध्यम से और कंपोजर को मिला करके यहाँ टांका का भराई किया जाएगा। प्रति टांका कम से कम 3 किलो केचुआ का डालना पड़ेगा और उससे यहाँ कंपोस्ट खाद उत्पादन। हरेली त्योहार के दिन बिलासपुर के कोटा विकास खंड के गांव शिवतराई के गोठान में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में पहुंची नवनियुक्त संसदीय सचिव शकुंतला साहू समेत कई पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों से 100 किलो से अधिक गोबर खरीदा गया। तो वहीं कांग्रेस नेता संतोष गुप्ता ने अगले दिन इस योजना की शुरुआत करने के लिए बघेल सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस योजना से लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरी सरकारों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। सरकार के राज्य में लोगों को इसके तहत रोजगार मिलेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है कि इस योजना को देखकर अन्य राज्यों में भी गोबर खरीदी का कार्यक्रम बनाया जाएगा। ऐसी योजना तैयार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को हरेली त्योहार गोधन न्याय योजना के शुभारंभ पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत समस्त पंचकर, सरपंच, सचिव और समस्त ग्राम पंचायत वासी रोहिना, बिलाईगढ़, बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है और इसी बीच लोग अब ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही मामला देखने को मिला भिंड में, जहां छोटे पर्दे के कलाकार मोनिका भदौरिया के भाई योगेश भदौरिया को कोरोना हुआ था, लेकिन अब उसने कोरोना को हरा दिया और अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। लेकिन अस्पताल पहुंचे परिवार ने इतनी खुशी मनाई कि सभी नियमों को भूल गए। खुद अभिनेत्री मोनिका भदौरिया ने बिना मास्क पहने अपने भाई को गले लगाया।
तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है और इसी बीच जो लोग हैं वे ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है भिंड में, जहां छोटे पर्दे के कलाकार मोनिका भदौरिया के भाई योशेंद्र भदौरिया को कोरोना हुआ था, लेकिन अब उसने कोरोना को हरा दिया है और अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। लेकिन आपको ये भी बता दें, अस्पताल पहुंचे परिवार ने इतनी खुशी मनाई कि सभी नियमों को वे भूल गए और खुद एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने बिना मास्क पहने अपने भाई को गले लगाया। और ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से योशेंद्र भदौरिया जो कि छुट्टी मिलने के बाद खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं और इनके पास में इनकी बहन भी नजर आ रही हैं, यानी कि एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया। और खुद एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोनिका जी, आपके भाई ने कोरोना से जंग जीती है, सबसे पहले उसकी आपको पहले तो बधाई हो। अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। जी, थैंक यू सो मच। मोनिका जी, लेकिन जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, इस तरह से खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको जिम्मेदार बनने की जरूरत है, क्योंकि लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं आप पर? जी नहीं, देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी चीजें दिखती हैं वैसी होती नहीं है। मैंने पूरा पालन किया है और ये मुझे कोई ब्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि और जितने लोगों ने सेलिब्रेट किया है वो उन सबकी पहले उनका टेस्ट हुआ था। मोनिका जी, ये जश्न जो है वो कहीं ना कहीं भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जाती रही है। जी बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों ने सेलिब्रेट किया है, जिनकी आपके पास तस्वीरें आई हैं, उन सबके टेस्ट हुए थे और नेगेटिव निकले थे, तो वो सब खुद ही सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि मेरे भाई के साथ थे। तो उसकी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई तो उनको था कि हमारी भी पॉजिटिव ही आएगी, बट उनकी नेगेटिव आई। और भाई जब आया तो इसलिए उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो इसलिए उन्होंने ये चीज की कि हमें कोरोना नहीं है और हम सब एकदम कोरोना। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है उन्हें तो खतरा हो ही सकता है ना। जी नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए उनकी रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो डेफिनेटली उन्हें कोरोना नहीं था और मैंने भी किया। मेरी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और मैं लोगों को खुद ये कहती हूँ कि आप वर्कआउट करो, क्योंकि मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ, मैं डाइट फॉलो करती हूँ, तो मैं भी लोगों को यही कहती हूँ कि आप भी डाइट फॉलो करो और वर्कआउट करो, आपको नहीं होगा कोरोना, ट्रस्ट मी। मोनिका जी, अगर आपको वायरस नहीं हुआ है तभी भी आप इसे दूसरों को दे सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इसमें जिम्मेदार बनने की भी जरूरत है, क्योंकि आप एक कलाकार हैं? जी बिल्कुल। मैं हर चीज की बहुत अच्छे से मैंने जिम्मेदारी निभाई है, तो ऐसा कोई मुझे ब्लेम नहीं कर सकता है। और फोटोज की मैंने आपको बता दिया कि ऐसा नहीं है, फोटोज कभी कभी चीजें दिखती हैं वैसी होती नहीं है। मैंने पहले भी फॉलो किया है। इवन जब मैं खाना डिस्ट्रीब्यूट करने जब गई थी लास्ट टाइम, मैंने लोगों को फीड कराया था, तो उस टाइम पे जब भी मैं खाना दे रही तो लोग बहुत सारे गैदरिंग हो रही थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे बार बार, तो हम तब भी यही कह रहे थे कि आपको खाना चाहिए, हम दे रहे हैं, हम यहाँ रख के चले जाएंगे, आपको चाहिए पर आप एक एक करके आइए खाने के लिए, ऐसे मत करिए। तो हम लोग खुद ही फॉलो नहीं करते हैं। मैंने तो कई बार कहा भी है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने जिम्मेदारी से फॉलो किया सारे रूल्स। लेकिन कहीं ना कहीं अन्य लोगों की जांच जो है उन्हें भी खतरा हो सकता था। चलिए मोनिका जी, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, इस बीच लोग ठीक भी हो रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें भी बता रही है, जो लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन इस खुशी में कहीं ना कहीं एक्ट्रेस जो है सब कुछ भूल गई और खुशी से उन्होंने मास्क उतारकर अपने भाई को गले लगा दिया। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में देश के अलग अलग राज्य अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके। तो वहीं जिला स्तर पर अधिकारी कड़े फैसले ले रहे हैं। एक ऐसा ही फैसला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर प्रशासन ने लिया। अब अनलॉक में फिर से तालाबंदी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 2 अगस्त तक क्लब, रेस्टोरेंट, बार और होटल में मदिरा पान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की। जांजगीर के गांधी चौक में स्थित एक दुकान में छापा मारा गया। दीपक प्रोविजन स्टोर में छानबीन के दौरान अवैध गुटखा बरामद किया गया। पुलिस और तहसीलदार की टीम ने यह कार्रवाई की।
दुकान में 150 बोरी अवैध रूप से पाई गई। जब्त गुटखे की कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं दुकानदार पर संतोषजनक जवाब ना देने पर और कोई दस्तावेज ना दिखाए जाने पर कार्रवाई की गई। एक्चुअल में शिकायतें मिल रही थी। यहाँ पे गांधी चौक वार्ड नंबर 15 में गांधी चौक के पास एक दुकान है दीपक प्रोविजन स्टोर, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में गुटखा अवैध रूप से रखा हुआ है करके। तो एसडीएम मैडम के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में फिर टीआई और मेरी टीम के द्वारा वहाँ छापामारी किया गया, जांच की गई। जांच में वहाँ पे लगभग 150 बोरियां राष्ट्रीय गुटखा और तंबाकू पाया गया। दुकान मालिक के मुताबिक लगभग 18 लाख का माल बताया गया। उनसे मौके पर दस्तावेज की मांग की गई, बिल वाउचर रसीद जो भी, उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया, इसलिए सभी समस्त सामग्री को जब्त करके दुकान को सील कर दी गई है। मध्य प्रदेश के बदनावर विधानसभा से पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने इंदौर के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। पूर्व विधायक ने व्यापारियों और गरीबों के हित में आवाज उठाई और सरकार से लोगों को काम करने का मौका देने की मांग की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण हर कोई परेशान है, ऐसे में लोगों के पास आर्थिक आधार नहीं है। अब व्यापारियों को काम करने का मौका दिया जाए। पिछले 5 महीने से लगातार जनता एक लंबे लॉकडाउन का प्रभाव झेल रही है और हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 महीने में सारे व्यापार, धंधे, दुकानें, नौकरियां सब समाप्त हो चुकी हैं। आज लोगों के सामने अपना दैनंदिन जीवन चलाने के लिए भी आर्थिक आधार नहीं बचा है। तो आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से निवेदन किया है कि सारे व्यापारी ये चाहते हैं कि उन्हें काम करने का मौका दिया जाए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। नगर पंचायत कोतवा क्षेत्र में मवेशी भगाने गई नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग के चाचा पर ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। ये घटना रविवार दोपहर लगभग 12 बजे की है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर कोतवा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। के साथ अनाचार के संबंध में रिपोर्ट दर्ज किया गया था, जिसमें विवेचना किया जा रहा था। आज दिनांक 21/7/2020 को औपचारिक। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने आबकारी विभाग के अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत पंकज जैन को नीलगंगा थाना पुलिस ने एक होटल से नाबालिग युवती के साथ पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पंकज नाबालिग का पिछले काफी समय से यौन शोषण कर रहा था। उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकी देता था और ब्लैकमेल भी करता था। लड़की ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आबकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना के आधार पर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम गांव सनड़ा पहुंची, जहां पर एक पिकअप गाड़ी समेत 58 बोरी गेहूं जब्त किया गया। शासकीय बारदान में सोसाइटी के टैग लगे बारदान में भरा गेहूं कृपाराम आजना के मकान में भरा जा रहा था। गोवर्धनपुरा सोसाइटी का सेल्समैन अलकेश मांदलिया वहीं खड़ा था। शासकीय गेहूं बाजार में बेचने की नीयत से भरा जा रहा था। अब आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअली मामला खाद्य विभाग से संबंधित ही है, क्योंकि उनकी सोसाइटी का सेल्समैन भी वहां उपस्थित था, जो निश्चित ही किसी बड़ी एक होलसेल का कुछ ना कुछ यहाँ पर इंगित करता है। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अधिकारी महोदय को लिखा गया है, उनके द्वारा जांच की जा रही है और उन्हीं के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुख्यात अपराधी बिल्ला और इमरान पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। बिल्ला के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ पहुंची और उसके अवैध रूप से बनाए गए घर को तोड़ दिया गया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि लोगों में जो डर है उसे खत्म करने के लिए अपराधियों को चिन्हित किया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। बताते चलें, आरोपी पर करीब 30 आपराधिक मामले विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं।
में आज हम लोगों ने बिल्ला उर्फ इमरान को चिन्हित किया था, जिसके खिलाफ करीब 30 अपराध हैं। इसके खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, रेप, एक्सटॉर्शन, मारपीट का, घर में घुसकर मारपीट करना, इसके खिलाफ जिला बदर भी हो चुका है। अभी मई के महीने में काफी गंभीर इसने अपराध भी किया है। इसके खिलाफ 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इसके खिलाफ रास्ता भी कार्रवाई हम लोगों ने किया है, लेकिन पिछले 1 माह से फरार चल रहा था ये। और जब इसकी संपत्ति का पता किया गया तो इसकी पूरी अवैध संपत्ति अवैध कॉलोनी में बनी हुई है। अपने अवैध कामों से, गुंडागर्दी के बल पे इसने 2 मंजिला एक घर बनाया हुआ था। सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा 3 से अवैध कब्जा किए हुए था। इस तरह का इसको हम पूरी आर्थिक कमर तोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है, ताकि उज्जैन शहर में, उज्जैन जिले में अमन चैन और शांति बहाल हो सके और गुंडों के प्रति जो लोगों में भय था उसको समाप्त किया जा सके। मध्य प्रदेश के भिंड में मानेश्वर महादेव शाखा और समाज सेवियों ने पौधारोपण किया। हरियाली अमावस्या के अवसर पर पौधे लगाए गए। समाज सेवियों ने 2100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। ऐसे में आज मानगढ़ गांव के हुस्का सरकार मंदिर परिसर में 501 पौधे लगाए गए, जिसमें हमीरपुरा, रौन, गौरई, भीमनगर, परगना के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर गीतकार डॉक्टर शिवेंद्र सिंह ने पर्यावरण पर लिखा गीत भी गाकर सुनाया। हरियाली अमावस्या के मौके पर इस पावन हनुमान जी के प्रांगण में 2-3 मुक्तक आपको सुनाता हूँ। कि चले आओ हमारे गांव का बरगद बुलाता है, चले आओ हमारे गांव का बरगद बुलाता है, हमारे गांव का पीपल हवा देकर सुलाता है, हमारे गांव का पीपल हवा देकर सुलाता है। यहाँ पर पोखरें जल दें, यहीं पर बाग फल देते, यहाँ पर नीम का बिरवा हमें झूला झुलाता है। मध्य प्रदेश के खंडवा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। शहर के गणेश तलाई एक मां ने बेटी को जन्म तो दिया, लेकिन उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। जब नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी तो आसपास के लोगों ने झाड़ियों में जाकर देखा। वहां पर खून से लथपथ नवजात दिखाई दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एफआरबी द्वारा सूचना एफआरबी पे इवेंट आया था कि एक बच्चा नवजात शिशु लावारिस अवस्था में मिला है। तो हम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और पहले हमारा काम था बच्ची को बचाना, तो हम तुरंत उस और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।